सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ आ गया कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन के इस कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 में बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कॉमन सेंस, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अकेला है, अकेला इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड दिखेगा, तो हाइड्रोजन का यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंसी 1 है। ठीक, अब मैंने यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है, दैट इज एटॉमिक नंबर 6। आई होप सो सभी को पता है 6 इज ऑफ कार्बन, कार्बन का, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2। बेटा यहाँ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? अभी कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो यहाँ पे 2p, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px py और pz, और ये है 2s, यानी आउटर मोस्ट शेल को बनाइएगा। ये 2s जिन्हें याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो बस ये याद रखना है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक ही ऑर्बिटल होता है, और p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये रहे 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे। इसे केमिस्ट्री में कहते थे हुंस रूल, और हुंस रूल में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते थे, फिर पेयरिंग। फिलहाल बच्चों बताओ कार्बन में अनपेयर कितने हैं? कार्बन में अनपेयर कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आज आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपने आप करने लगोगे। कार्बन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बेटा? दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे? आप बताओ। अभी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे समझ में नहीं आया कोई जरूरी थोड़ी आंसर अभी देना है। बोलो बेटा। 4 नहीं, अभी मैंने कहा अभी कितने अनपेयर। ठीक है, आप बोलो बेटा, बोलो। नहीं बेटा, देखो बच्चों, जो भी बच्चे समझ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेयर? 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना पेयर होता है, एक अकेला होना अनपेयर होता है। बेटा कितने अनपेयर हैं इसमें? कॉमन सेंस है यार, ये वाला एक अलग अकेला है, ये एक अकेला है, यही 2 अकेले तो हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर 2, और यहाँ अनपेयर नहीं है, ये पेयर है बेटा, तो अभी 2 ही अनपेयर है। अब आपका पॉइंट सही है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट जब हो, अभी नहीं, अभी तो ग्राउंड स्टेट है बच्चे, अब जब ये एक्साइट होगा तो बेटा एक्साइट होने के बाद ये वाला भी अनपेयर हो गया और ये भी अनपेयर हो गए, अब अनपेयर 4 है। तो कार्बन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन ग्राउंड स्टेट में अनपेयर कार्बन में कितने हैं? 2। बोलो समझ में आ रहा है? अनपेयर्ड समझ में आ रहे हैं? जरा इस चीज पे थोड़ा सा भी नजर रखना, जिससे कि ये वाले क्वेश्चन आपके, या जो अभी हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन है, वो जब आप सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका लेवल थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मेन टॉपिक की। ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 2p3। तो बेटा ये रहा 2s, ये रहे 2p, थोड़ी शुरू में हेल्प करूंगा, ये रहा 2s, ये रहे 2p, और यहां से आपको कॉपी में बनाना है। इससे पीछे वाले मैंने कहे भी नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, कार्बन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा नाइट्रोजन में कितने अनपेयर हो गए? कितने अनपेयर हैं? 1 है। कैसे बेटा? नाइट्रोजन में कितने अनपेयर हैं? अरे भैया, ये बीच से हटाऊं क्या स्टैंड आपको? ये और ये एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर है, ये अनपेयर नहीं है, एस वाले अनपेयर नहीं है। तो नाइट्रोजन में अगर मैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या इसे सिंपल भाषा में कोवेलेंसी कह सकता हूं, तो ये 3 है। बेटा कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? अब मैंने यहां लिखा फॉस्फोरस, पॉइंट टू नोट, फॉस्फोरस लिखा। फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3, सिर्फ आउटर मोस्ट से मतलब होता है, अंदर वालों से कोई मतलब नहीं होता। तो आउटर मोस्ट 3s2 3p3 है, उससे पीछे नियॉन लिखा है, उससे भी कोई मतलब नहीं, इन दोनों से मतलब है। बच्चे ये मैंने बनाया 3s2 और ये बनाया 3p3, बेटा 3s2 और 3p3 बना दिया है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? अब अनपेयर कितने हैं? कितने? अब 3 है। कितने हैं? 3 है। ऐसा थोड़ी मैं जोर से बोलूं तो बदल दो आंसर। ठीक है, आंसर 3 दिख रहा है, बोलो ध्यान से दिख रहा है? अब बेटा जरा और ध्यान से बोर्ड पे फोकस रखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं।
ये रहा 3s, ये रहा 3p। अब मैंने क्या किया, यहाँ d दिखा दिया, दिस वन इज थर्ड d, ठीक है। और मैंने कलर थोड़ा सा चेंज किया, अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर कराया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा के यहां ले गया, ठीक है। और अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां ले गया तो वो कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। तो अब आप अपनी कॉपी में दोबारा ही बनाएंगे, मैंने भी दोबारा बना दी है, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। बच्चों पहले 3 अनपेयर थे बेटा, अब मैंने एक्साइटेड स्टेट बनाई है, एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर हो गए हैं, पहले 3 थे, अब समझ में आया? अच्छा आया, कितने अनपेयर हो गए बेटा, बोलो आया, ठीक है। बता बेटा कोई दिक्कत, सेकेंड रो कितने अनपेयर हो गए, समझ में आ गया इसका मतलब आपको, वेरी गुड, आपको आ गया, आपको आ गया, कितने हो गए, अच्छा आपको बेटा, अच्छा 4 है, आप बोलो बेटा 5 है, पता नहीं कहां से कौन सी कैलकुलेशन हो रही है, ये भी अनपेयर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अच्छा 3 तो पहले ही अनपेयर थे और ये 2 अनपेयर हुए हैं, तो 3 पहले थे, 2 नए हुए हैं, 5 तो हो गए, समझ में आया? तो यहाँ अनपेयर कितने हो गए, 5। तो पहले 3 अनपेयर थे फॉस्फोरस में और अब अनपेयर 5 दिख रहे हैं, तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 भी होगी और 5 भी होगी। आया समझ में? फॉस्फोरस में पहले 3 अनपेयर थे, फिर 5 हो गए, तो फॉस्फोरस की कोवेलेंसी 3 भी है, 5 भी। बेटा क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, नाइट्रोजन में ऐसा क्यों नहीं किया, नाइट्रोजन में भी तो 3 अनपेयर थे, तो नाइट्रोजन में 5 क्यों नहीं किए, बता बेटा, नहीं आया दिमाग में, क्वेश्चन मेरे समझ में आया? नाइट्रोजन में भी 2s2 2p3, उसी ग्रुप में फॉस्फोरस 3s2 3p3, लेकिन मैंने फॉस्फोरस में 3 और 5 किए अनपेयर, नाइट्रोजन में मैंने 5 नहीं किए। अब बोलो, वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहां ये याद रखना है, सेकेंड ऑर्बिटल या सॉरी सेकेंड ऑर्बिट, जो सेकेंड शेल होती है उसमें डी नहीं होता, और सेकेंड शेल में अगर डी है ही नहीं तो ये एक्साइट करके हवा में तो रहेंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ एक्साइटमेंट पॉसिबल नहीं था। तो नाइट्रोजन कैन नॉट हैव मोर देन 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बट फॉस्फोरस कैन हैव 3 और 5। फॉस्फोरस में 3 भी हो सकते हैं और 5 भी। 5 क्यों हो सकते हैं, क्योंकि बेटा फॉस्फोरस में डी होता है, इसलिए फॉस्फोरस में 5 हो सकते हैं। एनी डाउट? फिर से देखते हैं। अब ये अगला वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा समझ में आए तो अच्छा है, एकदम डायरेक्ट समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये देखिए बेटा, अगला है ऑक्सीजन, ठीक है। अरे कॉपी में लिख नहीं पाए थे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिख लिया था, तो एक लाइन कॉपी में और लिखनी होगी ना, नाइट्रोजन इज इन सेकेंड पीरियड। नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है, नाइट्रोजन इज इन सेकेंड पीरियड, देयरफॉर इट डू नॉट हैव डी सबशेल। नाइट्रोजन में डी सबशेल नहीं है, ठीक है, देयरफॉर इट डू नॉट हैव डी सबशेल, और इसीलिए हेंस एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन में एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी, हेंस एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, लिख लिया है, नाइट्रोजन इज इन सेकेंड पीरियड, ठीक है, एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल। बच्चों ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। 8 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p4, ठीक है, ठीक है, 2s2 2p4। बच्चों जरा अब बिना डायग्राम के मैं चाहता हूं आप दिमाग लगा के मुझे बताएं, इसकी ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर हैं, कितने अनपेयर हैं? सही है, सही है, आप लोग बोले, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसका, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, ये 2s वाले तो पेयर है, और बेटा ये जो 2p है आपने ध्यान नहीं दिया, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px py pz 3 होते हैं ना, तो यहाँ 1 2 3 फिर चौथा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पॉइंट है कि पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर रिपीट करते हैं, पेयरिंग तभी करते हैं। आपने 2 2 भर दिए तो ही आपको 0 लगे होंगे। फिलहाल अभी 2 अनपेयर है, कोवेलेंसी 2 है। बोलो क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? बेटा ये है कि p सबशेल है, एक p सबशेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको पढ़ा दूंगा, अलग से पढ़ा दूंगा।
और उसमें 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। और एक हुंड साइंटिस्ट ने रूल दिया है कि कभी भी ऐसे करके इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर एक एक भरेंगे, तो एक साथ नहीं भरने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ, ठीक, ऐसे ही बेटा बता, इसमें अभी 2 एम्पियर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो कितने एम्पियर हो जाएंगे, बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, इन्होंने सही समझ लिया है। ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में आर, सेकंड शेल में डी नहीं होता, और अगर सेकंड शेल में डी नहीं होता है तो यहां पे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। नाउ सल्फर, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, 3s2 3p4 ये हुआ। और अभी आपको मैंने पढ़ाया है, अभी आपने पढ़ा है थर्ड शेल में तो डी होता है, और अगर डी होता है तो अनपेयर बढ़ सकते हैं। तो अभी अभी अनपेयर 2 है, दिख रहे हैं बेटा आपको, अनपेयर 2 है। इसके बाद अगली स्टेज में कितने हो जाएंगे, 4, फिर अगली स्टेज में 6। आया समझ में, अगली स्टेज नहीं आया, नहीं आया बेटा। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा पहले, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, और 1 2 3, और ये भी अनपेयर है, 4 अनपेयर हो गए। और फिर बच्चे ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर, तो 2 फिर 4 फिर 6। तो सल्फर में अनपेयर कितने हो सकते हैं, 2 4 6, जबकि ऑक्सीजन में अनपेयर सिर्फ कितने रहेंगे, 2। बोलो समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है, ठीक है, ये वाला बनाने के बाद पहले ये बना लीजिए, फिर अगला आपने करना है सेम क्वेश्चन, फ्लोरीन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 17, सेम क्वेश्चन, फ्लोरीन क्लोरीन, बिल्कुल वैसे ही बताना है जैसे पिछले सारे किए हैं हमने, ठीक है। ठीक है, तो फ्लोरीन में डी नहीं होता है, और बच्चों क्लोरीन में डी मौजूद है, और पहले एक जाएगा, फिर एक और जाएगा, फिर एक और जाएगा। कहने का मतलब पहले 1 अनपेयर दिख रहा था ये वाला, फिर जब ये वाला इधर चला जाएगा तो 3 अनपेयर होंगे, फिर 5 और फिर 7। तो क्लोरीन में 1357 अनपेयर होंगे, जबकि फ्लोरीन में सिर्फ 1 अनपेयर। मिटा दूं इसे, अनपेयर समझ में आए, अनपेयर आए समझ में, थोड़ा बहुत आया। और जिनके नहीं आए वो टेंशन मत लो, उनको मैं एक अलग क्लास जहां तक है कल ही से हम स्टार्ट कर देंगे या व्हाटएवर, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बता दूंगा आपको कि इससे पीछे की एक नोबल गैस याद करनी पड़ेगी, और नोबल गैस के बाद का ही खाली लिखते हैं हम, ठीक है, वो अभी आ जाएगा कैसे करना है, स्लो एंड ग्रेजुअल में अभी आपको सिखाता हूँ, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, किसमें अनपेयर कितने हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला पॉइंट, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी ये चीज चाहिए आपको, जब ये आप कर लेंगे तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी, शेप भी हो जाएगी, और स्ट्रक्चर भी आएंगे, ठीक है। तो अब मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला पॉइंट, अब आपको पता चल गया है बॉन्ड कितने बनने, ठीक। अगर 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो ये पॉइंट याद होना चाहिए कि जो पहला बार ओवरलैप होती है या पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। और पहले बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई। सिग्मा और पाई में अंतर मालूम है, सिग्मा और पाई में अंतर मालूम है, फिर से देखिए, मालूम है, देखिए ये है पी के 3 ऑर्बिटल, पी की शेप होती है डंबल, ये 3 ऑर्बिटल हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, वाई, और एक जेड। जेड मैंने बनाया नहीं है क्योंकि जेड बनाएंगे तो फिर बहुत हौच पौच डायग्राम होगा। तो एक्स एक्सिस ये हो गई स्टेट एक्सिस, वाई एक्सिस ये हो गई, ठीक है, एक जेड एक्सिस हो गई, कौन सी, ऊपर और नीचे वाली। समझ में आ गया तीनों एक्सिस क्या है, तीनों एक्सिस दिख गई, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब दिमाग लगाइएगा, जैसे ये आपको पहले भी दिखाया होगा, फिर से देखिए, क्या ये 3 अब आपको एक्स वाई जेड दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, 3 फिंगर्स या 2 फिंगर और एक थंब दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड दिख रहा है। अब मैंने
पहली बार जब ओवरलैप किया कोई भी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है। अब कोई कहे नहीं दोनों थम्स को ओवरलैप कराओ, तो भैया दोनों थम्स ऐसे हो जाएंगे और ये ओवरलैप हो गया, स्ट्रेट लाइन ही तो आ गया, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये आए तो स्ट्रेट लाइन में। तो पहली बार जब भी ओवरलैप होगा किसी भी दो के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब बच्चों जरा ध्यान देना, पहली बार में स्ट्रेट लाइन मीन सिग्मा बॉन्ड, सीधा बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड। अब बेटा इन्हें ओवरलैप करना है, समझ गए मैं किन्हें हिला रहा हूं, ठीक है। तो इसे ओवरलैप करना है, कैसे करेंगे, हाउ कैन इट पॉसिबल, सोचो। एक तो इन्हें पास में आना पड़ेगा और फिर इन्हें बेंट होना पड़ेगा, ये बेंट होंगे, एक टेंशन आ जाएगी, एक स्ट्रेन आएगा, और ये भी पार्शियल ओवरलैप होगा थोड़ा सा, ठीक है, जरा सा ओवरलैप होगा। और ये जो फोटो दिख रही है ये किसकी है, पाई की, तो ये वाला बॉन्ड क्या बन जाएगा, पाई। अब जरा ध्यान से देखना, जो मैंने फोटो अभी आपको उंगलियों से सिखाई है, कि आप यहाँ बोर्ड पे, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो जरा समझ में आए तो अच्छी बात है। ये रहा एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा पी ऑर्बिटल, ये आपको समझ में आया कौन सा ओवरलैप हुआ है, ये सारे न्यूक्लियस एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। सारे न्यूक्लियस कहने का मतलब, डंबल में ना 2 लोब्स होते हैं और इन दोनों लोब्स को सिमेट्रिकल लोब्स कहते हैं, जैसे डंबल आपको पता ही हो। तो ये सेंटर पॉइंट हमने मान लिया, तो ये 4 सेंटर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। स्ट्रेट लाइन में आने का मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब जरा ध्यान से सोच के देखना, सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में बन गया है, ठीक है, यहां से ओवरलैप हुआ, ये ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बन गया है बेटा, सिग्मा। और सिग्मा बनने के बाद जो सिग्मा के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल था, ये ओवरलैप कर रहा है, इधर से ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये वाला जो ओवरलैप है वो पाई है। तो ये जरा दिमाग में रखना, ये परपेंडिकुलर है और अब ये ओवरलैप हो गया, ठीक है, ये ओवरलैप हुआ, तो ये वाला बॉन्ड जो ये ओवरलैप हो रहा है, ये कौन सा बन रहा है, पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कहां था, प्लेन में, प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे, ये ओवरलैप तो दोनों जगह होगा ना ऐसे, ये प्लेन के ऊपर और नीचे जो ओवरलैप होकर बॉन्ड बना वो कौन सा बन गया, पाई। तो एक बॉन्ड सिग्मा बना पहला, और दोबारा जब ओवरलैप हुई तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई। तो पहला बॉन्ड 2 एटम के बीच में कौन सा है, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड जब भी होगा वो पाई। एनी डाउट, पहले कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा, जब सिग्मा सारे बन चुके होंगे फिर कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई। पाई बाद में बनते हैं, पहले सिग्मा। चलो सिग्मा और पाई में अंतर बताते हैं। बेटा बताओ सिग्मा और पाई में पहला अंतर क्या है, आराम बोलो। नहीं ये तो स्टेट, ये अच्छा वर्ड नहीं, नहीं पाई में भी 2 ही होते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, वो ऑर्बिटल है, लोब्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। तो आपको कहना है, वेरी गुड, इसको कहते हैं लैटरल या साइड वे। तो पाई में कौन सी ओवरलैपिंग है, साइड वे, और सिग्मा में कौन सी ओवरलैपिंग है, एक्सियल। तो पहला अंतर क्या आ गया, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, पहला अंतर आ गया सिग्मा और पाई में, सिग्मा फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल से बनेगा और पाई बॉन्ड लैटरल से बनेगा। पहला अंतर क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड में दूसरा अंतर बोलो बेटा, वेरी गुड, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बेटा बताएगा क्यों एनर्जी हाई होगी, थोड़ा और सही करो, ओवर, ये सबसे अच्छा वर्ड है क्योंकि इसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। इसमें क्या चीज ज्यादा है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, बहुत ज्यादा ओवरलैप होते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, ये बॉन्ड आप कह सकते हो वीक है। बेटा या तो कह दो एक्सटेंड कम है, या फिर नहीं बॉन्ड लेंथ तो नहीं, और कोई, ये वीक है। बेटा क्यों वीक है, अभी मैंने बताया था, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, याद नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। जब ये था तो एक टेंशन आएगी, एक स्ट्रेन आएगा, उससे बॉन्ड बना, स्ट्रेन,
स्ट्रेन का मतलब समझते हो ना, फिजिक्स में पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन। तो यहाँ एक स्ट्रेन यानी एक टेंशन आ रही है, वो इसे तोड़वा देगी, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। व्हाट इज द नॉर्मल कंडीशन? इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90। अगर पी एक्स पी वाई ये 90 होना चाहिए, और ये यू करके बॉन्ड बना रहा, तो ये 90 की जगह अगर एंगल कम होगा तो आपस में रिपेल करेगा, और इसे आप क्या कह सकते हैं? एंगुलर स्ट्रेन। एंगुलर स्ट्रेन क्यों? क्योंकि ये एंगल के हिसाब से स्ट्रेन आ रहा है ना, तो आप कह सकते हैं इट इज स्ट्रेन्ड। ये बॉन्ड वीक क्यों है? इट इज अंडर स्ट्रेन। एक अंदर टेंशन चल रही है, इसके एक रिपल्शन चल रहा है, इसलिए ये वीक है। और क्या आंसर है बेटा? और ये अभी आपने पढ़ा कि अगर फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में पहला कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा होगा, ठीक है। और आफ्टर सिग्मा, सिग्मा के बाद अदर्स आर पाई। पहले सिग्मा ही बनेगा, बाद में पाई बनेगा। मतलब इट कैन नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। ये अकेला कभी नहीं आएगा, ये अकेला आएगा। लेकिन अगर आपने आगे तक पढ़ लिया तो ये भी अकेला आता है। एक एक्सेप्शन है, बताओ कौन सा? एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ऐसे तो याद ही नहीं आएगा, रटा होगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक ही एक्सेप्शन है, वो भी नेचुरल नहीं है, हाइपोथेटिकल एक्सेप्शन है, ठीक है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो याद दिलाऊंगा। अब तब तक याद रख पाओ तो अच्छी बात है। अगर हम C2 मॉलिक्यूल में देखेंगे, C2 कार्बन दो बारी है, तो C2 में दो बॉन्ड होते हैं, दोनों ही पाई होते हैं, इसमें सिग्मा नहीं होता, ठीक है। ये जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो याद कराऊंगा, वहां प्रूफ कराऊंगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो भैया सिग्मा पाई में यहां तक अंतर क्लियर है? और क्या अंतर है? चलिए एक अंतर और मैं बता रहा हूं, एस वाले एस ऑर्बिटल ये कभी भी पाई नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि पाई है दूसरा ओवरलैप, पहला ओवरलैप तो सिग्मा ही होता है, जब दोबारा ओवरलैप होगा तभी तो पाई होगा। यहाँ तो दोबारा ओवरलैप का सेंस ही नहीं है। दूसरी बात, इसकी शेप क्या है? स्फेयर। स्फेयर तो कहीं से अटैक कर लो, स्ट्रेट लाइन में न्यूक्लियस आ ही जाएगा। तो एस वाले की क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है, तो सिमेट्रिकल शेप में अनसिमेट्रिकल पाई बॉन्ड नहीं बनता। अनसिमेट्रिकल पाई बॉन्ड तो तभी बनेगा जब शेप भी अनसिमेट्रिकल वाली हो, यानी डम्बल हो। तो एस वाले सिर्फ सिग्मा बनाते हैं। और एक वर्ड अभी आगे आएगा जिसे हम HO कहेंगे, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बच्चे एस एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक तो एस ऑर्बिटल और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल। एस एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म या ऑलवेज फॉर्म सिग्मा, नेवर फॉर्म पाई। एस एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएंगे? सिग्मा, और कभी नहीं बनाएंगे पाई। और कोई अंतर कोई बच्चा बताए? बेटा एक अंतर और बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है। चलो नहीं, चलिए फ्री रोटेशन तो होता ही है, जब भी सिग्मा होता है वहां फ्री रोटेशन होता है, पाई आने पे रोटेशन हिंडर हो जाता है। ये पॉइंट समझ लीजिए, लेकिन ये अभी नहीं लगाना है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। तो हमने एक को रोका और दूसरे को घुमा सकते हैं, वो घूमने लगेगा। मतलब अगर ये एक दो कार्डबोर्ड है, वो सिंगल नेल से जुड़े हैं, एक सिंगल कील से जुड़े हैं, तो आपने एक कील को पकड़ा, दूसरे कार्डबोर्ड को रोटेट करना चाहा तो रोटेट करने लगे, ठीक है। अब जरा सोचो, यहाँ डबल कील लगी है, दो कीलों से दो कार्डबोर्ड जुड़े हैं, तो क्या रोटेट कर पाएंगे? जैसे ही रोटेट करेंगे तो कीलें टूटने लगेंगी। समझ में आया? तो पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड में दो एटम जो लगे हैं सिग्मा बॉन्ड से फ्रीली घूम सकते हैं, जबकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड है और सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन है। और कोई अंतर? बेटा सिग्मा बॉन्ड से ना शेप डिसाइड होती है, ज्योमेट्री डिसाइड होती है, पाई बॉन्ड से कभी भी शेप डिसाइड नहीं होती। फिर से सुनो क्या है बेटा, ये जैसे मैंने बनाया है, ये आपको बेंट या वी शेप दिख रही होगी, ऐसे इन्वर्टेड वी या बेंट शेप दिख रही है। अब अगर मैं यहाँ पाई बना भी दूं तो भी ये शेप यही रहेगी, लेकिन अगर मैंने यहाँ एक नया सिग्मा बनाया तो शेप, यहाँ सिग्मा बनाया तो शेप बदल के दिख जाएगी
प्लेन ट्रायंगुलर। तो सिग्मा बॉन्ड अगर कभी बढ़ेंगे या घटेंगे तो शेप बदल जाएगी, पाई बॉन्ड से कभी शेप नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की खाली कवरिंग है। अब कहीं कोई कवरिंग है या नहीं है, उससे शेप थोड़ी बदलेगी। सुनो, ये कमरा है, ये रेक्टेंगल शेप का है। अब मैं कहूं नहीं, इस कमरे में यहाँ पर्दा लगा देता हूं, मतलब इसको एक कवर दे दिया, तो क्या रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा? पर्दे लगने से कुछ चेंज हो जाएगा? इस दीवार का एंगल कम हो जाएगा खाली पर्दे लगाने से? नहीं होगा ना। तो पाई एक वीक कवरिंग होती है, समझो। ये सिग्मा बन गया, इसके ऊपर और नीचे एक कवर आ गया, वो पाई है। तो ऊपर और नीचे कवर आने से शेप थोड़ी बदलेगा। शेप तो तब बदलेगा जब यहाँ के अलावा कोई और बॉन्ड आ जाए, यानी एक नया सिग्मा आए। तो एक और अंतर क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर क्या हो गया कि एस सिग्मा वाले में आप लिखेंगे इट डिसाइड ज्योमेट्री। ये कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड करता है। इट डिसाइड ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। और वहां आ जाएगा नॉट, मतलब पाई वाला ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करेगा। जल्दी से सिग्मा पाई के अंतर पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कौन से अंतर में प्रॉब्लम है। अच्छा, लेटरल और एक्सियल में देखो बेटा, ये वाला जो शब्द है ना, एक शब्द समझिए पहले, एक्सिस। एक्सिस समझते हो? जब दो चीजें एक स्ट्रेट लाइन में आती हैं उसे एक्सिस कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कार में दो पहिए एक स्ट्रेट रॉड से जुड़ते हैं, उसे एक्सिल कहते हैं, उसका वो एक्सिस होती है। तो अगर दोनों के सेंटर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं और वो मूव कर सकते हैं तो एक्सिस। और अब ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इन्हें ओवरलैप करना है, लेकिन मजबूरी है कि इन्हीं के कुछ और ऑर्बिटल पहले से एक्सिस में ओवरलैप कर चुके हैं, तो इन दोनों की एक्सिस सेम हो नहीं सकती। ये थोड़ा सा बेंड होके और ये थोड़ा सा बेंड होके स्लाइट ओवरलैप कर पाए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। ये ओवरलैप थोड़ा थोड़ा हुआ, तो ये वाला ओवरलैप आपका क्या कहलाएगा? बोलो क्लियर? बच्चों एक सेकंड बस ये डिस्कस करना है, जो बच्चे शायद नहीं प्रेजेंट ही नहीं है, ये 6 to 7 वाला जो बैच है ना, ये 6 to 7 की जगह 2 to 3 होगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा इधर से उधर रूमिंग हो रही है बच्चों की, और वो 2 to 3 एक्सट्रीम में ही होगा, जो एक्सट्रीम में आएंगे तो, ठीक है। और थोड़े से टाइमिंग अभी थोड़े चेंज कर देंगे हम, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, सॉरी 2 to 3 आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, 3 to 4 फिजिक्स एंड 4 to 5 आपका मैथ ओब्लिक बायो। ये मैं बात कर रहा हूँ 11 द स्टूडेंट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, जिनको अभी 6 to 7 में भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी आ रही है। इवन 5 to 6 में आपका ये टॉपिक हो चुका है, तो आप ये दोबारा क्यों करोगे? पूरे साल भर शुरू के 4 चैप्टर थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए हाँ, जो बच्चे इस बैच में आना चाहें, इस बैच में कोई भी अपना डाउट क्लियर करना चाहें, वो आते रहे। मैं ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ, आप तो सुन ही रहे हो, ठीक है। तो आप कल से 2 to 3 वहां पे, और अगर आपने ये टॉपिक करना है तो यहाँ भी आएंगे, ठीक है। और अदरवाइज वहां के टाइमिंग हमारे 2 to 3 रहेगा केमिस्ट्री, है ना सर? 3 to 4 में। तो आप इस समय यहीं पढ़ लेना ना, आप तो आपने तो पिछला पढ़ा नहीं। अब पूछिए बेटा। सर कल आप थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे? हाँ कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज यहाँ पे भी 6 to 7 12th वाले आ गए हैं इसलिए, ठीक है, कल करेंगे। और कल से स्टार्टिंग से होगा, और आप लोगों का एकदम बैच ही सेपरेट है, मतलब एक्सट्रीम में चलेगा, पेस वाला बैच पेस में चलेगा, नो मिक्सचर, ठीक है। और आप लोग क्योंकि 5th चैप्टर पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आप अगला पढ़ेंगे, आपको मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ का बैच एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि यहाँ और वहाँ पढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा स्पीड ज्यादा हो गई थी, तो बच्चों को समझ में भी कम आ रहा था, इसलिए मैंने दोनों बैच एकदम अलग कर दिया। अच्छा अब आ जाओ, सिग्मा बॉन्ड क्लियर है, पहला पॉइंट सिग्मा क्लियर है। सिग्मा काउंट कर लोगे, काउंट कर लोगे। जैसे ये लिखा है बेटा मैंने अभी CH4, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? एक दो तीन चार, चार सिग्मा। कोई दिक्कत आता है गिनना? नहीं आता भी। ये लिखा है सी, इसे एसिटिलीन कहते हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? हाउ मेनी सिग्मा? बेटा मैंने ये थोड़ी कहा बिटवीन कार्बन कार्बन, पूरे कंपाउंड में कहा है ना, तो भैया ये भी सिग्मा है बेटा, इसमें पहला सिग्मा बाकी पाई, पहला सिग्मा,
तो कितने सिग्मा आ गए? 3 सिग्मा। समझ में आ रहा? ये तो नहीं लग रहा इन तीनों को कह रहा हूँ सिग्मा। समझ में आ रहा? चलिए ये बताइए बेटा, अब जरा ध्यान से देख के बताना। ये लिखा है C डबल बॉन्ड C H H H H, हाउ मेनी सिग्मा? 5 5 1 2 3 4। ये भी तो एक है, इसमें एक सिग्मा भी तो होगा, तभी तो पाई आया होगा। ठीक है, तो 5 नहीं होगा कहाँ? बोले बीच वाले तो पाई हैं सारे। ठीक है, सिग्मा गिनना आता है आपको? अब गिन लेंगे। अब ना पढ़ने और एनालाइज करने में अंतर देखिएगा। अब आपको 2 मिनट लूंगा, खाली 2 मिनट में आपको समझाऊंगा और फिर बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं आपको एनालाइज करा रहा हूँ। या इससे पहले भी आपने सिग्मा जब पढ़े हैं, एनालाइज करा चुका हूँ, एक बार पढ़ा चुका हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो बेटा। ये लिखा है हमने, ध्यान से देखना, तभी आपसे क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, पहले मैं एक जनरल पूछ ले रहा हूँ। ये लिखा है हमने C4H10। मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिग्मा गिनो फास्ट। ऑप्शन है 12 13 14 15। 12 13 14 15 पक्का? कैसे देखिए 1 3। बड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत बढ़िया, मतलब गिनना आ गया आपको। ठीक है, अब ये आया आपको गिनना। अब दूसरी चीज होती है पढ़ाई में एब्जॉर्ब करना, समझना। अब उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा आपको। अभी ये लिखा है A, ये लिखा है B, यानी कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? 2, A और B। सिग्मा कितने हैं? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है, अब सिग्मा कितने हैं? सिग्मा सिग्मा पाई नहीं, सिग्मा एक ही है। अब कितने हैं? सिग्मा एक ही है, बाकी 2 क्या है? समझ में आ गया? ठीक है, सिग्मा कितने हैं? 2 है, पक्का? अब कितने हैं? 2 ही हैं बेटा। अब सिग्मा कितने हैं? पक्का? कोई कंफ्यूजन? अब सिग्मा, कोई कंफ्यूजन? बेटा ये लिखा है A B C D एंड यहां लिखा है E। सिग्मा कितने हैं? 4 है। अब कितने हैं? अब कितने हैं? कोई डाउट है? इसका मतलब आप सीख गए सिग्मा। क्लियर है? समझ में आया? आ गया? अब जो हमने पढ़ा उसे 2 सेकंड पहले या 5-10 सेकंड पहले जो पढ़ा, रिकॉल करो, तब समझ में आएगा क्या है। देखो ध्यान से, नहीं कॉपी वॉपी में नहीं, रिकॉल करा रहा हूं। देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ। A और B कितने एटम थे? सिग्मा कितने थे? चला कुछ दिमाग में? नहीं चला? क्या चला? पहले 2 एटम 1 सिग्मा, यानी 1 कम। 3 एटम 2 सिग्मा, 4 एटम 3 सिग्मा, 5 एटम 4 सिग्मा। मतलब कितने एटम है उसमें? 1 कम सिग्मा। ये था पिछला क्वेश्चन। देखते ही आंसर आया, बिना गिने आया आंसर, बिना गिने, हमें गिनना नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये पिछले 5-10 सेकंड अपनी लाइफ से निकाल दो, जो अभी मैंने एनालाइज कराया उसे निकाल दो, और ये क्वेश्चन करना जैसे पहले कर रहे थे। C60 H122, और मेरा पढ़ाया वो बच्चा 1 सेकंड में आंसर देगा, 181 सिग्मा है। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, 10 सेकंड अपनी जिंदगी से निकाल दो। और जैसे तुमने इसके गिने थे ना सिग्मा, इसके याद है कैसे गिने थे? कैसे गिने थे? जे 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 जे। और इसमें भी एक बार एक बच्चे ने 13 आंसर दिया, मैंने दोबारा गिन ले, कहता हाँ हो सकता गलती हो गई। अब कोई गलती नहीं होगी, दैट इज एनालिसिस। कई बार ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और गधे बच्चे जिन्हें पूरे पेपर में और कुछ आता ही नहीं है, वो खाली इसे बैठ के बनाते हैं आराम से, फिर आराम से गिनते हैं। अच्छा, एग्जामिनर भी मजे खूब लेता है, 182 181 180 180 या फिर नन ऑफ दी। गिन बेटा, खाली बैठा तू तो गिनते ही रहे, और वो गिन भी रहे होते।
समझ में आ रहा? कभी भी ऐसी कोई चीज एग्जामिनेशन में आए तो सोच लेना यहाँ कोई ना कोई ट्रिक पीछे है। अब आप देखिए जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए, आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी होंगे, लेकिन आधा अधूरा फॉर्मूला नहीं, अभी पूरा करेंगे उसे। बताओ बेटा, ये मैंने पूछा आपसे C2CN होल 4, बच्चे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? थोड़ा जोर से बोलो। 9, 8, 7। आंसर इज 9। 4 नाइट्रोजन है, 4 कार्बन है, 8 और 2 ये भी कार्बन, 10 एटम हुए, सिग्मा कितने हो गए? 9। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, कितने एटम? 5। सिग्मा कितने हैं? अगर ये रिंग होता तो, अगर ये रिंग होता तो एक सिग्मा बढ़ गया, रिंग आती है एक सिग्मा बढ़ गया, यानी रिंग में जितने एटम होते हैं उतने ही सिग्मा। यानी ये मैंने लिखा है बेंजीन, शायद आपको पता हो बेंजीन रिंग में होती है, C6H6 फॉर्मूला होता है, कितने सिग्मा? कितने एटम है? उतने सिग्मा होंगे। इज इट क्लियर? अगर पूरे कंपाउंड में एक रिंग दिख गई तो वो रिंग सिग्मा बढ़ा चुकी है। एक्सेप्शन थोड़ी, ये तो पॉइंट है। ये तो हाँ, ये कह सकते हो कि हमने ओपन चेन का फॉर्मूला बनाया, ये रिंग का फॉर्मूला आया, तो ये फॉर्मूला है जनरल। क्या फॉर्मूला है? जितने एटम हैं उसमें से एक कम करके रिंग जोड़ दो, और अगर रिंग नहीं है, रिंग नहीं है, जितने एटम है उससे एक कम सिग्मा है। अगर एक रिंग है तो +1 -1 कट गया, 2 रिंग 3 रिंग है तो वैसे भी कर सकते हैं। बोलो किन लोगे सिग्मा? कोई डाउट? इतना पढ़ाने के बाद भी देखना क्वेश्चन तुम गलत ही करोगे। करो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, देखो लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में है तो लिखूंगा ही, ठीक है। हाउ मैनी, क्या क्वेश्चन तो पूरा ही लिखूंगा। इन आइसोब्यूटेन मैंने कहा था क्वेश्चन लिखते आधे तो कहीं, ये तुमने पढ़ाया नहीं था, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आज ही पढ़ा चुका हूँ। लेकिन वही है ना कि उस समय दिमाग कंट्रोल नहीं होता, मतलब समझ में नहीं आया, अच्छा ये वहां से लिंक किया है। अब देखते हैं आप लिंक करते हो नहीं करते। जोर से, अरे वेरी गुड, समझ में आ गया, मतलब गलत। बेटा मैं अगर कह दूंगा सही है तो सब वही आंसर बोलने लगेंगे, तो इसलिए हो सकता है सही भी हो, लेकिन मुझे कई बार रिएक्शन देने पड़ते हैं जिससे जो नकलची हो नकल ना कर पाए, इसलिए। समझ में आया? हो सकता है सही हो। हाँ बेटा, लेकिन जल्दी बोलो बेटा, टाइम बहुत कम है, लास्ट मिनट है, जल्दी फास्ट फास्ट बेटा। बच्चे आप लोग ना, वही है, जब मैं पढ़ा रहा होता ना तो हाँ, मैंने हमेशा कहा है मेरी केमिस्ट्री में कोई भी चीज आएगी वो कोई चुटकुला नहीं होगा, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। वो भले ही तुम्हें 3 दिन बाद समझ में आया, अच्छा यहाँ के लिए कह रहा था, उस समय मजाक लग रहा था। जैसे अभी देखो, अभी जब मैंने ये आपको पढ़ाया था ABCD, कई बच्चों को मजाक लग रहा था, और उसके बाद मैंने उठा के ये नीचे भी रख के पूछ लिया था, और तब भी आंसर वही आया था। व्हाट इज आइसोब्यूटेन? ब्यूटेन का आइसोमर ही तो है। व्हाट इज ब्यूटेन? 4 कार्बन की चेन। व्हाट इज आइसोब्यूटेन? एक कार्बन उठ के यहां से यहां आ जाएगा, यानी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में सिग्मा तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सेम रहेगा, और आगे पीछे होने से सिग्मा नहीं बदलते। अभी ABCD का एग्जाम्पल याद है? चाहे D को उठा के इधर करो, C को उधर करो, तो उस समय लगा था यार पता नहीं क्यों D को इधर किया, C को उधर किया, तो आइसोमर बनाया था। अब वो बताइए आंसर, तो C4H10 है। समझ में आया? अब आंसर क्या आया? कितना आया? जोर से नहीं बोलोगे? देखा, मैंने कहा था गलतियां तुम फिर भी करोगे, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम सही करो, नहीं करोगे। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है और वो दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। मैंने बॉन्ड पूछे, मैंने क्या पूछे? इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछे, तुम आंसर किसका कर रहे हो? बॉन्ड का। अब मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए
इस पे ध्यान कम जाए, इस पे ज्यादा चला जाए। तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन डाल दिया था कि अगर मैं यहाँ C4H10 लिख देता तो तुम समझ जाते अच्छा कुछ तो कर रहा है, बात है कुछ तो और है, तो शायद यहाँ चले जाते। मैंने यहाँ जानबूझ के इलेक्ट्रॉन लिखते और इधर डिस्ट्रैक्शन डाल दिया, तो आप अटक गए। बेटा आज 6 to 7 नहीं होगा, जो भी बच्चे ऑनलाइन है अभी उन्हें बता भी देता हूँ, कल से 6 to 7 होगा, ठीक है। चलो बच्चों